Hello everyone, welcome to Let's Crack Judiciary Exams. So in today's video, we are going to revise from Order 8 of CPC. So this video is helpful for your all state judiciary exams. Before I start with the video, there is a special offer that is running on Unacademy. इस ऑफर का जो है आज लास्ट डे है, सो आप 40% ऑफ जो है आपको अगर आप सब्सक्रिप्शन लेती हो अनअकैडमी का, यू कैन सेव अप टू 40% बाय यूजिंग दिस कोड वीबी लॉ. इसका लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हाउ मच मनी यू कैन सेव बाय यूजिंग दिस कोड. सो ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है लर्नर्स. So take the grab the opportunity before this offer ends. So there are a number of batches that are running on Unacademy. So this is the Hindi Foundation batch जो स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है. So let's start from Order 8 of CPC. सबसे पहले तो Order 8 CPC का किस चीज से डील करता है? This deals with written statement, set off and counter claim. तो रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? डिफेंडेंट फाइल्स द रिटर्न स्टेटमेंट. सो डिफेंडेंट को कितने डेज में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी होती है? सो द डिफेंडेंट शेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस. सो जो डिफेंडेंट है वो 30 डेज के अंदर जिस दिन से समन सर्व होते हैं, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है अपने डिफेंस. दिस फर्दर सेज दैट कि अगर डिफेंडेंट फेल हो गया, उसने 30 दिन के अंदर उसने नहीं सबमिट की या उसने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं प्रेजेंट की उसने कोर्ट में, देन कोर्ट जो है उसको अलाउ कर सकती है जो 90 डेज तक हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. दिस सेज provided that where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be prescribed by the court for reasons to be recorded in writing. कोर्ट जो है reasons को रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, बट वो जो टाइम पीरियड है वो 90 डेज से लेटर नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. दिस फर्दर सेज दैट कि अगर डिफेंडेंट फेल कर जाता है, where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the written statement on such other day as may be specified by the court. ठीक है, तो अलाउ किया जाएगा कि वो फाइल कर सके रिटर्न स्टेटमेंट को as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing and on payment of such cost as the court deems fit, but which shall not be later than 120 days from the date of service of summons and on the expiry of 120 days from the date of service of summons, the defendant shall forfeit the right to file the written statement and the court shall not allow the written statement to be taken out. So in the case of commercial suits, अगर commercial suits हैं उसमें जो है written statement अगर 30 डेज में नहीं फाइल की, सो दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स. ये कहता है कि अगर 120 दिन के अंदर भी फाइल नहीं हुई तो डिफेंडेंट अपना राइट फोरफिट कर देगा एंड कोर्ट उसको बाद में अलाउ नहीं कर सकता है टू टेक दैट ऑन रिकॉर्ड. तो जनरली 30 दिन के अंदर फाइल करनी होती है. द टाइम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 90 डेज, बट इन केस ऑफ कमर्शियल सूट्स दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू 120. नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट. जैसे हमने कल ऑर्डर 7 में मैंने आपको पढ़ाया था, yesterday we have revised order 6 and order 7. अगर किसी स्टूडेंट का मिस हो गया है तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो. सिमिलर इज हेयर ऑल्सो. सो जैसे हमने प्लेंट में पढ़ा था, ऐसे ही डिफेंडेंट को भी जब वो अपना डिफेंस लिखता है तो जिन भी डॉक्यूमेंट्स पे वो रिलाई कर रहा है जो उसकी पोजेशन या पावर में है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ एंटर करेगा उनको एक लिस्ट में एंड उसको कोर्ट में प्रेजेंट करेगा जब रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट करता है. ठीक है, सो ये कहता है कि वेयर द डिफेंडेंट बेसिस हिज डिफेंस अपॉन अ डॉक्यूमेंट. अगर डिफेंडेंट अपना डिफेंस एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस कर रहा है एंड रिलाइज अपॉन एनी डॉक्यूमेंट and he is relying upon any document in his possession or power in support of his defense or claim for set off or counter claim, then he shall enter such document in a list. वो ऐसे documents को एक list में डालेगा and shall produce it in a court when the written statement is presented by him.
एंड वो जो है उसको प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में अगर जब रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाती है, एंड शेल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट एंड अ कॉपी देयरऑफ टू बी फाइल्ड विद द रिटर्न स्टेटमेंट. दिस सेज दैट वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट इज नॉट इन द पोजेशन और पावर ऑफ द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट की पोजेशन या पावर में नहीं है, तो वो स्टेट करेगा कि ये डॉक्यूमेंट किसकी पोजेशन या फिर पावर में है. फर्दर दिस सेज दैट अ डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करना चाहिए था डिफेंडेंट को, अ डॉक्यूमेंट विच ought to be produced in court by the defendant but is not so produced, तो प्रोड्यूस करना चाहिए था बट उसने प्रोड्यूस नहीं किया, देन वो बाद में बिना कोर्ट की परमिशन के वो उसको एविडेंस में नहीं ले सकता है एट द हियरिंग. But is not so produced shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of. This further says that कि इसमें जो भी दिया हुआ है इस रूल में वो अप्लाई नहीं करेगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिव्स विटनेसेस और हैंडल ओवर टू ए विटनेस merely to refresh his memory. So nothing in this rule shall apply to documents produced for the cross-examination of the plaintiff's witness or handed over to a witness merely to refresh his memory. Further, this says new facts must be specially pleaded. ये कहता है कि the defendant must raise by his pleadings all matters which show the suit not to be maintainable, or that the transaction is either void or voidable in a point of law. जो डिफेंडेंट जब अपने रिटर्न स्टेटमेंट लिखता है, एक तो उसमें वो प्लेंट का रिप्लाई देता है, प्लस वो अपना खुद का केस भी प्रेजेंट करता है, प्लस ही विल रेज द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस जो भी उसको हो. तो ये कहता है कि न्यू फैक्ट्स जो हैं वो स्पेशली प्लीड करने चाहिए. सो डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग्स ऑल मैटर्स विच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल, जो ये शो करते हैं कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, और या फिर जो ट्रांजैक्शन है ईदर वॉइड है या वॉइडेबल है ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ. ठीक है, दैट दिस इज बार्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट. तो एंड ऑल सच ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस अगर रेज नहीं किए वुड बी लाइकली टू टेक द ऑपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज और वुड रेज इश्यूज ऑफ फैक्ट्स नॉट अराइजिंग आउट ऑफ द प्लेंट, फ्रॉड, लिमिटेशन, रिलीज. सो इनको लेके जो है वो उनपे स्पेशली जो है प्लीड कर सकता है. डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में प्लेंट का रिप्लाई देता है. अगर वो किसी फैक्ट को डिनाई कर रहा है तो वो डिनायल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए. ये सफिशिएंट नहीं होगा अगर वो जर्नल डिनाई कर दे. तो ये कहता है इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट टू डिनाई जर्नली द ग्राउंड्स दैट इज अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages. इसको डील करना चाहिए, ठीक है, जिसको वो एडमिट नहीं करता है ट्रुथ को एक्सेप्ट डैमेज. नेक्स्ट इज इवेसिव डिनाई. अगर डिफेंडेंट डिनाई कर देता है कोई एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन अ प्लेंट, उसको इवेसिवली नहीं करना होगा बट आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस. इवेसिव डिनाइल नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक डिनाइल होना चाहिए. अगर उसने डिनाई स्पेसिफिकली नहीं किया है, ठीक है, एवरी एलिगेशन ऑफ द प्लेंट इफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि डिफेंडेंट ने जो है उसको एडमिट कर लिया है. बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दैट कि अगर कोई पर्सन अंडर डिसेबिलिटी है देन ये चीज नहीं मानी जाएगी. अदरवाइज अगर डिफेंडेंट ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया है देन दैट शैल बी टेकन एज एडमिटेड एक्सेप्ट अगेंस्ट अ पर्सन अंडर द डिसेबिलिटी. सो सेट ऑफ इज डेल्ट अंडर विच रूल? दिस इज डेल्ट अंडर योर रूल्स. सेट ऑफ जो है रिकवरी ऑफ मनी सूट्स में, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी होते हैं, उनमें सेट ऑफ क्लेम किया जाता है. डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है सेट ऑफ को प्लेंटिफ की. ठीक है, कौन सेट ऑफ को क्लेम कर सकता है? कौन करेगा? डिफेंडेंट कैन क्लेम सेट ऑफ अगेंस्ट अ प्लेंटिफ. डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में अलग पैराग्राफ में जो है वो उसमें क्लेम करता है. ठीक है, वो उसमें क्लेम करता है. एंड ये जो सेट ऑफ है वो ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए होना चाहिए. डिमांड एनी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ
जो अमाउंट के लिए उसने सेट ऑफ रेज किया है वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए, दैट इज टू बी लीगली रिकवरेबल बाय, वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, नॉट एक्सीडिंग द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, एंड दोनों पार्टी सेम कैरेक्टर फिल करेंगी एज दे फिल इन द प्लेंटिव्स, and both the parties fill the same character as they fill in the plaintiff's suit, and the defendant may at the hearing of the suit but not afterwards. तो सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ जो है वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी सूट्स में होगा, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी के लिए होना चाहिए, वो लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट को, तो तभी सेट ऑफ जो है क्लेम किया जा सकता है। जब डिफेंडेंट सेट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट में क्लेम कर लेता है उसका सेम इफेक्ट होता है एज अ प्लेंट इन अ क्रॉस, ठीक है। सो व्हाट इज द इफेक्ट? सो दैट कि कोर्ट को प्रोनाउंस कर सके कोर्ट फाइनल जजमेंट दोनों के केसेस में, ओरिजिनल क्लेम के एंड सेट ऑफ के केस में। जो रूल 6 है, दिस डील्स विद द काउंटर क्लेम। सेट ऑफ जो है वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी के लिए हो सकता है, दिस कैन बी, इसमें जो है राइट भी क्लेम किया जा सकता है। अ डिफेंडेंट इन अ सूट में इन एडिशन टू हिज राइट ऑफ लीडिंग बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ एनी राइट और क्लेम भी जो है वो रिलीज कर सकता है। काउंटर क्लेम भी एक्सीड नहीं करना चाहिए पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। जो काउंटर क्लेम है उसका इफेक्ट होता है एज ए क्रॉस सूट की तरह, सो दैट की कोर्ट जो है फाइनल जजमेंट को प्रोनाउंस कर सके दोनों केसेस में, ओरिजिनल क्लेम के केस में एज वेल एज काउंटर। प्लेंटिफ लिबर्टी पे होगा कि वो अब डिफेंडेंट ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम रेज कर दिया, तो अब प्लेंटिफ तो उसका रिप्लाई देगा, so that means he will file a written statement, so this will act as a plaint, तो प्लेंटिफ उसकी क्या करेगा? रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। So this says the plaintiff shall be at liberty to file a written statement in answer to the counter claim of the defendant within such period as may be fixed by the, जो काउंटर क्लेम है that shall be treated as a plaint and governed by the rules that is applicable to the case. Further this says जहां पे डिफेंडेंट जो है seek to rely upon any ground as supporting a right of counter claim, then he shall in his written statement, तो वो अपनी written statement में specifically state करेगा that he does so by way of counter. Further this says what is the effect of discontinuance of the suit. So if in any case in which the defendant sets up a counter claim, जो सूट है प्लेंटिफ का अगर वो स्टे हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया या डिसमिस हो गया, किसी भी केस में अगर डिफेंडेंट ने अपना काउंटर क्लेम जो है वो रेज किया है एंड सूट प्लेंटिफ का स्टे हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया या डिसमिस हो गया, तो काउंटर क्लेम के साथ प्रोसीड नहीं किया जाएगा। द काउंटर क्लेम में नेवरदलेस बी प्रोसीडेड। दैट मीन्स द काउंटर क्लेम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट ऑल्सो काउंटर क्लेम जो है प्रोसीड करेगा। मीन नेवरदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी भी केस में डिफेंडेंट ने सेट ऑफ काउंटर क्लेम रेज कर दिया एंड उस दौरान जो है प्लेंटिफ का सूट स्टे हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, डिसमिस हो गया, तो काउंटर क्लेम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, काउंटर क्लेम के साथ प्रोसीड किया जा सकता है। Further, in this, what is important is Rule 10. This says where any party from whom a written statement is required under Rule 1 or Rule 9 fails to present the same within the time permitted or fixed by the court shall pronounce the judgment against it. कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है एंड ऐसी जजमेंट का एंड ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सच जजमेंट एक डिक्री जो है वो ड्रॉ की जाए। द प्रोनाउंसमेंट ऑफ सच जजमेंट अ डिक्री शैल बी ड्रॉ। सो ऑर्डर 8 किस चीज से डील करता है? रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर। ऑर्डर 9 डील्स विद अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज।
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स इन सीपीसी। ये फुल फ्लेज आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर रिगार्डिंग द अपीयरेंस एंड नॉन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, या फिर प्री के लिए दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस लर्नर्स, इफ यू वांट टू डू सीपीसी इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, या फिर आपको अगर रैपिड रिवीजन करनी है, देन यू कैन जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। अनअकैडमी ऐप पे जो है आपको फुल लेक्चर्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, कल से जो है रैपिड रिवीजन बैच ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट है, ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग में क्लासेस होंगी, दैट इज 7 in the morning, so you can just join these classes. So this says on the day fixed in the summons for the defendant to appear and answer. Okay. Parties को appear होना होगा on the day fixed in summons for defendant to appear and answer. The parties shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders, and shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by. So जिस दिन कोर्ट फिक्स करती है डे को, उस दिन पार्टीज को कोर्ट में अपीयर होना होगा, अनलेस जो हियरिंग है वो एडजर्न हो जाए किसी फ्यूचर डे पे, दैट इज फिक्स्ड बाय द। Dismissal of suit where summons not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost. So where on the day so fixed it is found that, डे फिक्स किया, ये फाउंड हो गया कि समन सर्व नहीं हुए हैं डिफेंडेंट को इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ, की प्लेंटिफ ने जो है कोर्ट फी नहीं पे की, पोस्टल चार्जेस नहीं पे किए, या उसने कॉपीज नहीं प्रेजेंट की, जो हमें रूल 9 ऑफ ऑर्डर 7 में जो हमने कल पढ़ा था। व्हाट इज गिवन अंडर ऑर्डर 7 रूल 9 में? प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ द प्लेंटिफ। कि प्रोसीजर क्या होगा एक प्लेन को एडमिट करते हैं। तो ये कहता है कि ऑन द डेज ऑफ फिक्स ये फाउंड हो गया कि समन सर्व नहीं हुए हैं डिफेंडेंट को इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे कोर्ट फी और पोस्टल चार्जेस, या फिर फेलियर हो गया कि कॉपीज नहीं प्रेजेंट हुई हैं प्लेंट की एज रिक्वायर्ड अंडर ऑर्डर 7 ऑफ रूल 9। तो द कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सूट को कि उसको जो है डिसमिस किया जाए, ठीक है। द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस। जहां पे कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती है, वेयर नीदर पार्टी अपीयर्स व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी। जहां पे कोई पार्टी अपीयर नहीं होती है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि सूट को डिसमिस किया जाए। सो वेयर द प्लेंटिफ इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3, अगर अगर सूट डिसमिस, वेयर द सूट इज डिसमिस्ड, अगर रूल 2 या रूल 3 के अंडर सूट डिसमिस हो जाता है, पार्टीज नहीं अपीयर हुई, या प्लेंटिफ ने जो है कोर्ट फी पोस्टल चार्जेस नहीं पे की, इस वजह से जो है सर्विस नहीं हो पाई समन्स की एंड सूट डिसमिस हो गया। तो ये कहता है कि अगर सूट डिसमिस हो गया तो प्लेंटिफ के पास लिबर्टी है कि वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, या वो अप्लाई कर सकता है उसको सेट असाइड करवाने के लिए। एंड अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि सफिशिएंट कॉज था ऐसे फेलियर के लिए, ठीक है, या नॉन अपीयरेंस के लिए, देन कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है सेट असाइड करने के लिए डिसमिसल को, एंड कोर्ट एक डे को अपॉइंट कर देगी फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। Further, Rule 5 says that dismissal of suit where plaintiff after summons returned unserved fails for 1 month to apply for fresh summons. ये कहता है कि where after summons has been issued to the defendant, जहां पे एक समन्स जो है वो डिफेंडेंट को इशू है या वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स को, एंड समन्स जो है रिटर्न हो गए अनसर्व, वो सर्व नहीं हुए, ठीक है, तो प्लेंटिफ को फ्रेश समन्स के लिए अप्लाई करना होगा 7 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटर्न। अगर वो नहीं अप्लाई कर पाता है तो सूट क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा। सो ये कहता है कि वेयर आफ्टर अ समन्स हैज बीन इशूड टू द डिफेंडेंट और टू वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स and returned unserved,
The plaintiff fails for a period of 7 days from the date of the return made to the court by the officer ordinarily certifying to the court returns made by the serving officers to apply for the issue of the fresh summons, the court shall make an order that the suit be dismissed. तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि सूट डिसमिस हो अगेंस्ट सच डिफेंडेंट unless the plaintiff has within the said period satisfied the court that he has failed after using his best endeavors to discover the resident of the defendant who has not been served. ठीक है, unless कि वो ये शो कर दे कि उसने कोशिश की पर डिफेंडेंट के ठीक है रेजिडेंस नहीं पता चल पाए या फिर डिफेंडेंट जो है सर्विस ऑफ समन्स को अवॉइड कर रहा है, देयर इज सफिशिएंट कॉज है कि टाइम को एक्सटेंड किया जाए. ऐसे केसेस में जो कोर्ट है टाइम को एक्सटेंड कर सकता है फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन, अदरवाइज द सूट विल बी डिसमिस, अदरवाइज द सूट जो है डिसमिस हो जाए. फर्दर दिस सेज दैट प्रोसीजर क्या होगा अगर सिर्फ कोर्ट में प्लेंटिफ अपीयर होता है. रूल 3 में व्हाट वी हैव स्टडीड कि अगर दोनों पार्टीज नहीं अपीयर होती हैं तो कोर्ट जो है सूट को डिसमिस कर दे. रूल 6 ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर व्हेन ओनली द प्लेंटिफ अपीयर्स. वेयर द प्लेंटिफ अपीयर्स एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, जहां पे सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता. देन देयर आर 3 थिंग्स. इसमें कोर्ट क्या देखेगी कि अगर समन्स ड्यूली सर्व हुए हैं तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर देगी. So what is an ex parte decree? Ex parte decree is a decree that is passed in the absence of the defendant when, in spite of serving him the summons, he does not appear in the court. So that is the meaning of ex parte decree. So first thing what we'll see कि अगर summons duly serve हुए हैं तो court ex parte proceed कर लेगा. अगर summons duly serve नहीं हुए, if the summons was not duly served, so then the court shall direct a second summons to be issued and served on the defendant. तो कोर्ट डायरेक्शंस देगा कि सेकंड समन्स इशू किए जाएं एंड वो डिफेंडेंट पे सर्व किए जाए. थर्ड वन इज व्हेन समन्स सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम. जब समन्स तो सर्व हो गए बट वो टाइम पे नहीं हुए. इफ इट इज प्रूव्ड दैट द समन्स वाज सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट, कि समन्स जो है वो डिफेंडेंट पे सर्व हुए हैं बट वो सफिशिएंट टाइम पे नहीं हुए कि वो कोर्ट में अपीयर हो सके. वी हैव रेड अंडर ऑर्डर 5 कि जब समन्स सर्व होते हैं तो इनफ टाइम देना चाहिए सो दैट द डिफेंडेंट कैन अपीयर इन द कोर्ट. अगर ऐसा हुआ है, कोर्ट इज सेटिस्फाइड, देन द कोर्ट शैल पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट टू ए फ्यूचर डे टू बी फिक्स्ड बाय द. तो कोर्ट पोस्टपोन कर देगी हियरिंग ऑफ द सूट को टू ए फ्यूचर डे जो कोर्ट फिक्स करेगा and shall direct notice of such day to be given to the. So this is the procedure where only plaintiff appears in the court. Now later on अगर defendant court में appear हो जाता है on day of adjourned hearing and वो good cause assign कर देता है कि what was the reason behind कि वो क्यों नहीं आ पाया, then उसका procedure क्या है वो हमें rule 7 में मिलेगा. This says that where the court has adjourned the hearing of the suit, ex parte, and defendant at or before such hearing, defendant उस टाइम पे या उस hearing के पहले आ जाता है या good cause assign कर देता है for his non-appearance, then he may upon such terms as the court directs as to the cost or otherwise be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his. तो अगर हियरिंग ऑफ द एडजर्न जिस दिन एडजर्न हुई है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, अगर वो कोर्ट में आ जाता है कि दिस इज द रीजन बिहाइंड फॉर माय नॉन अपीयरेंस, देन उसको ही में अपॉन सच टर्म्स जो कोर्ट डायरेक्शंस देता है उसको सुना जाएगा जैसे कि वो कोर्ट में अपीयर हुआ था ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज. फर्दर दिस सेज प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर. क्या प्रोसीजर होगा जहां पे सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर. तो अगर डिफेंडेंट अपीयर होता है एंड प्लेंटिफ अपीयर ही नहीं होता, where the defendant appears and the plaintiff does not appear, where the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed. तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि सूट डिसमिस कर दिया जाए.
ठीक है, अनलेस अगर सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर हुआ, प्लेंटिफ अपीयर, तो कोर्ट उसको पूछे कि क्या जो ये आपके अगेंस्ट जो क्लेम किया है क्या वो आप उसको एडमिट करते हो। अगर वो कहता है कि नहीं एडमिट करता है तो कोर्ट क्या करेगी, सूट को डिसमिस कर देगी। अगर वो उसको एडमिट कर लेता है, अगर वो सारे को एडमिट कर लेता है तो कोर्ट डिक्री पास कर देगा उसके अगेंस्ट। अगर उसके पार्ट को एडमिट कर लेता है तो सिर्फ जो पार्ट एडमिट किया है उसके अगेंस्ट डिक्री पास कर देगा, रेस्ट को जो है वो डिसमिस कर देगा। What is your rule 8? This says where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed. Unless the defendant admits the claim or part thereof, in which case the court shall pass a decree against the defendant upon such admission, and where part only of the claim has been admitted, shall dismiss the suit so far as it relates to that. Further is rule 9. तो दिस सेज कि जो रूल 8 में हमने पढ़ा कि कोर्ट ने अगर सूट को डिसमिस कर दिया या पार्ट को डिसमिस कर दिया, सो वेदर द प्लेंटिफ हैज अ राइट कि वो फ्रेश सूट फाइल कर सकता है ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो रूल 9 सेज कि अगर कोर्ट ने होली या पार्शली डिसमिस कर दिया रूल 8 के अंदर, तो प्लेंटिफ को प्रोहिबिट किया जाता है, ही शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज। वो फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज, बट हाँ ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड, बट वो अप्लाई कर सकता है उसको सेट असाइड करवाने के लिए। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि देयर वाज सम सफिशिएंट कॉज कि वो नहीं आ पाया जब उसको बुलाया गया, तो कोर्ट जो है उसको सेट असाइड कर देगा। कोर्ट विल आस्क हिम टू पे द कॉस्ट एंड द कोर्ट विल अपॉइंट अ डे फॉर अपीयरिंग विद अस। So this says if he satisfies the court that there was sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal upon such terms as to the court as to cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding. ये कहता है no order shall be made under this rule unless notice of the application has been served on the opposite. कोई भी ऑर्डर नहीं किया जाएगा इस रूल के अंडर जब तक नोटिस एप्लीकेशन का ऑपोजिट पार्टी को जो है सर्व नहीं हो जाता। Procedure in case of non-attendance of one or more of several plaintiffs. ये कहता है कि जहां पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, where there are more plaintiffs than one, and one or more of them appear. जहां पे एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं and one or more of them appear and others does not appear, and बाकी अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, सो जरूरी वी हैव सीन अंडर ऑर्डर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक से ज्यादा प्लेंटिफ्स को ज्वाइन किया जा सकता है। सपोज ए बी सी डी 4 प्लेंटिफ्स हैं, ठीक है, 2 आगे 2 नहीं आए कोर्ट, तो क्या कोर्ट सूट के साथ प्रोसीड नहीं करेगा? ये हमें इसमें दिया। तो ये कहता है द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स अपीयरिंग, परमिट कर सकती है कोर्ट कि सूट के साथ प्रोसीड किया जाए सेम वे में जैसे कि सारे ही प्लेंटिफ्स कोर्ट में अपीयर हुए हैं, and may make such order as it thinks fit. What is the procedure in case of non-attendance of one or more of the several defendants? ये कहता है कि where there are more defendants than one, अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है and one or more of them appear, ठीक है, and उनमें से एक, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 4 डिफेंडेंट्स हैं, एक आ जाता है या 2 आते हैं या 3 आते हैं, एक नहीं अपीयर होता है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर रिगार्डिंग दैट? ठीक कहता है द सूट शेल प्रोसीड एंड द कोर्ट शेल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंडेंट्स हू डू नॉट।
Rule 13 is very important. We have read under Rule 6 की जहां पे प्लेंटिव अकेला अपीयर होता है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता, एंड समन्स उसको ड्यूली सर्व हो जाते हैं तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर सकता है. Now, what is the remedy that is available to the defendant in case the court proceeds ex parte? अगर कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीड कर लेती है तो डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी है? तो वो एप्लीकेशन लगा, दिस इज वन ऑफ द रेमेडीज कि वो एप्लीकेशन लगा सकता है ऑर्डर 9 रूल 13 में उसको सेट असाइड करवाने के लिए. ये कहता है इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set it aside, and if he satisfies the court that the summons was not duly served, and वो अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए और दैट ही वाज प्रेजेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फॉर फ्रॉम अपीयरिंग, कि उसको जो है प्रिवेंट किया गया था फ्रॉम एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, तो कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिक्री. तो कोर्ट एक ऑर्डर बना देगा डिक्री को सेट असाइड करते हुए. ठीक है, कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर देगा कि डिक्री को सेट असाइड किया जाए, उसको कॉस्ट पे करने के लिए बोलेगा, एंड द कोर्ट शेल अपॉइंट अ डे फॉर अपीयरिंग. तो व्हाट इज द सफिशिएंट रीजन कॉज दैट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, प्रोवाइडेड दैट अगर डिक्री ऐसी नेचर की है कि उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता ऐसे डिफेंडेंट के अगेंस्ट, सिर्फ अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट है एंड उसको सिर्फ वही हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक से ज्यादा डिफेंडेंट, उसको सिर्फ इन्होंने एप्लीकेशन लगाई, इसके अगेंस्ट ही सेट असाइड नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकता है अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स. दिस फर्दर सेज दैट प्रोवाइडेड दैट further that no court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground, merely सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कि there was irregularity in the service of summons. अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडेंट के पास नोटिस था डेट ऑफ हियरिंग का एंड सफिशिएंट टाइम था कि वो कोर्ट में अपीयर हो सके एंड प्लेंटिफ के क्लेम को जो है आंसर कर सके, तो कोर्ट सिर्फ इस रीजन की वजह से कि देयर वाज इरेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ समन, सिर्फ इस रीजन की वजह से जो है कोर्ट उसको सेट असाइड नहीं करेगा. सो दिस इज योर रूल 13. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. Rule 14 further says that no decree shall be set aside on any application unless notice has been served on the opposite. कोई भी डिक्री सेट असाइड नहीं की जाएगी, ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर जो हमने रूल 13 में पढ़ी, जब तक ऑपोजिट पार्टी को नोटिस ना दे दिया. सो दिस वाज योर ऑर्डर 9 दैट वी हैव स्टडीड. This is one of the most important orders in CPC. So, in our next lecture, we'll discuss further orders learners. So, कल के लेक्चर में हमने ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7 किए थे. आज के लेक्चर में ऑर्डर 8 एंड ऑर्डर 9 वी हैव डिस्कस्ड. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना सो दैट आपको शेड्यूल मिल जाए प्लस स्पेशल एंड अदर लेक्चर्स का. Apart from this, this is a special offer that is running on Unacademy. So you can get up to 40% off on Unacademy judiciary subscriptions. ठीक है, ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है. आप इस कोड को यूज करके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हो. So what are the features that you will get? Live classes plus recordings. अगर आपके लाइव क्लासेस मिस हो जाती हैं तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, फिजिकल नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आपके पास अवेलेबल है. तो यू कैन जस्ट देयर आर